ओके, गुड इवनिंग वंस अगेन। तो अंशल जी शुरू किया जाए या कुछ वार्म अप? हाँ जी, 4 वार्म अप क्वेश्चन है पहले। ओके, तो सभी चाहे तो अपना माइक ऑन रखें क्योंकि 1 वर्ड में आंसर करना है, तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं। सभी तैयार हैं? तो पहले हम इंग्लिश में क्वेश्चन बोलेंगे। बहुत इजी 4 क्वेश्चन है। बेसिकली पर्पस यही है कि हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाए और हम थ्रू आउट द डिस्कशन फिर एक्टिव रहें। 4 क्वेश्चन है, पहले हम इंग्लिश में बोलेंगे, फिर हिंदी में बोलेंगे, फिर आपको आंसर करना है उसका। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच बुक वी ऑल आर डूइंग। हम कौन सी बुक कर रहे हैं, उसका क्या नाम है? Atomic Habits by James Clear. हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लॉज और स्टेजेस आर देयर फॉर हैबिट फॉर्मेशन इन द बुक। बुक में हैबिट फॉर्मेशन के लिए कितने लॉ बताए गए हैं? I believe it's 4. हाँ जी। 4 laws. अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉज वी हैव डन टिल नाउ। हमने अब तक कितने लॉ कवर कर लिए हैं साथ मिलके? I think 3 cover कर लिए already. हाँ जी। 2 किए हैं शायद, not confirmed. 4 लॉस। हाँ 2 या 3 ऐसा होगा exactly. हमने अभी तक सिर्फ एक ही लॉ कवर किया है जिसका नाम है मेक इट ऑब्वियस। और लास्ट क्वेश्चन है, विच लॉ वी विल बी डूइंग टुडे। आज हम कौन सा लॉ करने वाले हैं? Make it attractive, I believe. हाँ जी, राइट आंसर। तो बेसिकली अब हम शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा से। जस्ट अ मिनट, एक बार थोड़ा सा बता भी देते हैं सबको, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है अभी। तो अगर हमें ये नहीं पता रहेगा कि हम कहाँ पर हैं, तो बेसिकली हम कहाँ पर हैं देख लेते हैं। अभी तक हमारे 7 चैप्टर्स हुए हैं, यानी फर्स्ट लॉ हुआ है मेक इट ऑब्वियस, जिसमें कि 4 चैप्टर्स थे। आज से हमारा सेकंड लॉ शुरू होगा जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8, 9 एंड 10। तो सेकंड लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। अभी आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। और आंचल जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपने तैयार करे, मज़ा आ गया। ऐसे ही हर बार आप करते रहिए। सेशन से पहले तो बहुत ही अच्छा वार्म अप रहेगा ये। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं आज के एजेंडा से। आज हम जो करेंगे वो है चैप्टर 8, हाउ टू मेक अवर हैबिट इरेजिस्टिबल। कैसे अपनी आदत को इरेजिस्टिबल बनाएं। तो इसमें हम मेनली जो करेंगे वो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया आज के कंटेंट को। सबसे पहले सुपर नॉर्मल स्टिमुले का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑथर 2 एग्जांपल देते हैं, हैरिंग गुल्स का और गूज एंड एग्स का, जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके स्टडी से समझेंगे। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में सुपर नॉर्मल स्टिमुली कहाँ यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, फूड इंडस्ट्री में, वो समझेंगे। फिर डोपामाइन करके एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है हमारे माइंड, जो सीक्रेट होता है माइंड में, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। लाइकिंग वर्सेस बॉन्डिंग क्या होता है वो देखेंगे। फिर डोपामाइन स्पाइक कब कब होता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस दौरान जब हम उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे तो माइंड में कैसा मैकेनिज्म वर्क करेगा। और फिर थर्ड पॉइंट जैसा यहाँ लिखा हुआ है, टेम्पटेशन बंडलिंग,
मतलब जो आज का मेन एजेंडा है, जैसे अब तक हमने 3-4 मेन टूल्स ऑथर के समझे, तो आज का जो मेन एजेंडा, मेन टूल जो आज का टेक अवे रहेगा वो है टेम्पटेशन बंडलिंग, और फिर बाद में हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हाउ टू मेक हैबिट इरेजिस्टिबल। तो पहले लॉ में हमने सीखा कि कैसे हैबिट बनाने के लिए क्यू क्रिएट करना है। तो हैबिट क्यू तो हमने बना ली, बट होता क्या है कि 3-4 दिन वो क्यू दिखती रहती है, बट थोड़े दिनों बाद क्या होने लग जाता है कि हम उस क्यू को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हमने भले ही दीवारों पे अच्छे से लिख दिया हो कि ये काम हमें करना है, बट माइंड का ये टेंडेंसी है कि उसको इग्नोर करना शुरू हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि अंदर से इच्छा हो उसको करने की, मतलब उस क्यू में क्या वाओ फैक्टर हम डाल दे कि उसको देखते ही हमारा मन उसको करने का हो, वो आज ऑथर समझाएंगे। सबसे पहले सुपर नॉर्मल स्टिमुली का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसमें ऑथर रेफरेंस लेते हैं इनका, निको टिम्बर जेन करके एक नोबेल प्राइज विनर है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो लेके आए वो ये है कि अभी तक हम जो समझ रहे थे कि क्या चीज हमें मोटिवेट करती है वो कुछ और था, लेकिन निको ने बताया कि जो चीज हमें मोटिवेट करती है वो आगे हम देखेंगे क्या है वो। इसमें वो एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है गुल्स का, हैरिंग गुल्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे जो गुल्स होते हैं उनकी चोंच पे रेड कलर का डॉट होता है, और जो भी गुल्स के बेबी होते हैं वो जब भी उन्हें फूड की जरूरत होती है तो वो उस रेड कलर के डॉट पे, अपनी मदर के रेड कलर के डॉट पे पैक करते हैं। पर ऑथर ने, मतलब जो निको थे, उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का बीक बनाया और उस पे रेड कलर का डॉट बनाया, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो चाइल्ड्स का बिहेवियर था, जो बेबी गर्ल्स का बिहेवियर था, वो तब भी वैसा ही था। और पर जब उन्होंने उस रेड डॉट को और बड़ा कर दिया तो उनका बिहेवियर और ज्यादा, मतलब जब रेड डॉट और बड़ा हो गया, यानी कि जो स्टिमुलाई था उसका हाइटेंड वर्जन जब कर दिया गया तो वो चीज और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई। ऐसे दूसरा एग्जांपल वो लेते हैं ग्रे लैग गूज का। तो जैसे गूज अपने एग्स ले करने के बाद जब उनपे वेडल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एग थोड़ी दूर चले जाते हैं, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उस एग को खिसका खिसका के वापस अपने जो नेस्ट है वहां तक लेके आना। ऑथर ने क्या देखा कि कोई भी, मतलब ये उनका बिहेवियर इतना इंग्रेंड था उनके अंदर, कोई बॉल भी होती तो वो भी उसे एग समझ के अपने नेस्ट की तरफ लेके जाते, और कई बार कोई बड़ी चीज भी होती तो भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देते उसको अंदर ले जाने में। और ये देखा गया, द बिगर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर देयर रिस्पॉन्स, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा उनका रिस्पॉन्स था। तो टेक अवे यहाँ से क्या रहा कि जैसे बेबी गुल्स का बिहेवियर रेड डॉट को देख के बढ़ रहा था, ऐसे ही जो ये ग्रे लैग गूज है, ये भी, इनका भी रूल एक तरह से ये बन गया था इंस्टिंक्टिव रूल, जिसको हम फिक्स्ड पैटर्न भी कहते हैं साइकोलॉजी में, कि व्हेन आई सी ए राउंड ऑब्जेक्ट नियर बाय आई मस्ट रोल इट बैक टू द नेस्ट, द बिगर द राउंड ऑब्जेक्ट द हार्डर आई शुड ट्राई टू गेट इट। मतलब ये उनका फिक्स पैटर्न बन गया था। तो इससे क्या समझ आता है कि जो ब्रेन है हर एक एनिमल का वो प्री लोडेड होता है सर्टेन रूल्स से, और जब वो रूल अपने एग्जेजरेटेड वर्जन में होता है, यानी कि अधिकतम मात्रा में होता है, तो वो बिहेवियर देखने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और फिर ऑथर बताते हैं, ऑथर इसी को ही सुपर नॉर्मल स्टिमुली का मतलब के रूप में हमें समझा रहे हैं। सिंपल शब्दों में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस क्या होता है, हाइटेंड वर्जन ऑफ रियलिटी। मतलब जो चीज नॉर्मली है उससे ज्यादा जब हमें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है तो वो बिहेवियर हमारा बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, मतलब और बहुत इजीली हो जाता है, ऐसा ऑथर कहता है। प्रेजेंट सिनेरियो में ये कहाँ यूज हो रहा है, फूड इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आजकल हम जब भी देखते हैं जंक फूड के केस में, हर चीज चाहे वो सोल्ट हो, शुगर हो, फैट हो, इन सब चीजों की क्या है, अधिकतम मात्रा में यूज हो रहा है, और वो चीज फिर हमारी खाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये भी क्या है, हाइटेंड वर्जन ऑफ रियलिटी है,
जिसको ऑथर ने नाम दिया सुपर नॉर्मल स्टिमुली। आजकल जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जैसे जो भी फूड इंडस्ट्रीज में जितने भी हमारी फर्म्स हैं, वो अलग से उनका एक डिपार्टमेंट होता है ओरो सेंसेशन के लिए जो काम करता है। ओरो सेंसेशन मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब हमारे माउथ में जाएगा तो उसकी फीलिंग कैसे आएगी। जैसे वो पूरी कोशिश करते हैं कि पोटैटो चिप्स का क्रंच का लेवल इतना हो कि वो मोस्ट सेटिस्फाइंग हो, ऐसे ही सोडा में फिज बिल्कुल परफेक्ट लेवल का वो बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे चिप्स में भी वो बाहर से गोल्डन ब्राउन और अंदर से बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रंची हो और अंदर से उतने ही लाइट और स्मूथ हो। तो ये कॉन्सेप्ट नया निकल के आता है डायनामिक कॉन्ट्रास्ट का। मतलब वो चीज क्रंची भी है बाहर से और अंदर से स्मूथ भी है, ऐसे ही क्रंची भी है और क्रीमी भी है। तो मतलब क्या है यहाँ कहने का कि जो भी डायनामिक कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी कि दो चीजें अपोजिट जब मिलती हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, नोवल रहता है हमेशा और इंटरेस्टिंग होता है, और वो हमें वो चीज करने को बार बार मन करता है। तो डायनामिक कॉन्ट्रास्ट का एक्सपीरियंस हमेशा नया रहता है और वो चीज हमारे करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा ऑथर हमें समझाते हैं। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, भूमिका तैयार हो रही है जो ऑथर हमें समझाना चाह रहे हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। एक बिल्कुल दो बिल्कुल अपोजिट चीजों को कैसे मिक्स करके हम उसको लॉन्ग रन में अपनी हैबिट को सस्टेन कर सकते हैं, वो चीज ऑथर बता रहे हैं डायनामिक कॉन्ट्रास्ट के कॉन्सेप्ट से। तो आजकल हर प्रोडक्ट में ऐसा किया जा रहा है कि उसको प्रिसाइज कॉम्बिनेशन ऑफ साल्ट, शुगर, फैट, कि वो एक ब्लिस पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जहां मतलब उससे बेहतर कुछ नहीं, मतलब ऐसा ऑथर बता रहे हैं। उसके बाद मॉडर्न फूड इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लॉ का बहुत ज्यादा यूज करी है, मेक इट अट्रैक्टिव। तो मेक इट द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिट फॉर्मिंग। मतलब जितनी ज्यादा वो चीज अट्रैक्टिव होगी वो हैबिट हमारी बनी रहेगी उतनी ज्यादा। आजकल एडवर्टाइजमेंट में भी हम देख लें, हर चीज को मतलब हाइटेंड वर्जन में शो किया जाता है, नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तभी वो चीज मतलब हमें अट्रैक्टिव लगती है। तो अट्रैक्टिव बनाने का एक तरीका है उसको हाई मतलब एग्जैजरेट कर देना, और यही है सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद ऑथर बताते हैं मतलब जो यहाँ से लर्निंग जो रही वो हम ये कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द ओड दैट ए बिहेवियर विल अकर अगेन एंड अगेन। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज बार बार हो तो एक चीज हमें जो अभी से ही पकड़ लेंगे कि उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा, वरना तो 2-3 दिन के बाद वो क्यूज भी सारी हम मतलब उन क्यूज की तरफ भी ध्यान देना छोड़ देंगे और वो हैबिट वाली बात बीच में रह जाएगी। तो आज हमें मेनली किस पे ध्यान देना है, जो भी हैबिट हम बनाने की सोच रहे हैं या बना रहे हैं उसमें क्या चीज ऐसा करें कि वो अट्रैक्टिव बन जाए। और जैसा कि चैप्टर का नाम है कि अपनी हैबिट को इरेजिस्टिबल बनाना। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम मतलब हर हैबिट के लिए ऐसा कोई सुपर नॉर्मल स्टिमुलस बना दे, बट हम उस हैबिट को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए आज का कॉन्सेप्ट जो रहेगा कि क्या हम करें कि उस हैबिट को करने के लिए क्रेविंग हमारे मन में हो। उसके लिए बायोलॉजी क्या कहती है वो ऑथर समझाते हैं। बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डोपामाइन स्पाइक करके, जो जिसके तहत ऑथर हमें क्रेविंग का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक जो था सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई का वो पूरा हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक समझ रहे हैं, मतलब जो साइंस है, इंटरनल क्या होता है हमारे ब्रेन में, वो सब हम देखेंगे। तो डोपामाइन नाम से एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नर्व होती हैं जो माइंड तक सिग्नल पहुंचाती है किसी भी काम को करने का। तो ऐसे एक तो आप सबने भी सुना होगा सेरोटोनिन नाम से एक हार्मोन होता है, ऐसे एक डोपामाइन करके हार्मोन होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि हम उस प्रिसाइज मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं किस टाइम क्रेविंग हुई बाय मेजरिंग ए न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामाइन। और डोपामाइन के इम्पोर्टेंस के बारे में और फर्दर कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की। तो बेसिकली समझाने की क्या कोशिश की जा रही है कि क्रेविंग जब होगी तभी रिस्पॉन्स होएगा लॉन्ग रन में। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया रैट्स पे। रैट्स के साथ क्या किया गया, उनका जो डोपामाइन था उसको इनहिबिट कर दिया गया, रोक दिया गया, और
फिर पाया गया कि मतलब आसपास बहुत सारा पानी होते हुए भी जो रैट थे वो थ्रस्ट की वजह से डाई हो गए, मतलब मर गए। तो क्या बात बताना चाह रहे हैं सर हमें कि डोपामाइन का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे माइंड के लिए। एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर रिमेन। तो रैट के साथ क्या हुआ, जब उन्हें दोबारा मतलब कुछ शुगर आइटम दिया गया रैट्स को, तो शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया। तो ऑथर यहाँ बता रहे हैं कि जो उनकी एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी थी वो तो थी, बट विदाउट डोपामाइन डिजायर डाइड। डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब डोपामाइन इज इक्वल टू डिजायर। तो डिजायर हमारी अपनी हैबिट को करने की हो, उसके लिए हमें डोपामाइन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और विदाउट डिजायर एक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो डोपामाइन है वो कब कब रिलीज होता है, व्हेन यू एंटिसिपेट प्लेजर एंड लिटिल व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। तो सिर्फ जब हमें वो चीज मिल जाती है तभी हमें उसका एक्सपीरियंस मतलब उसका डोपामाइन रिलीज नहीं होता, बल्कि जब हम उसको एंटिसिपेट करते हैं, मतलब उसके होने की आशंका मात्र ही हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज करवाती है, ऐसा ऑथर बताता है। फिर जो सेम सिस्टम है, same system in the brain is responsible for experiencing a reward and anticipating it. ब्रेन का ही सिस्टम जो मान लो किसी चीज को करके जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, उससे भी ज्यादा खुशी हमें उस रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करके होती है। इसके बारे में हम फर्दर आगे भी डिटेल से समझेंगे। फिर जैसा यहाँ डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, डोपामाइन रिवार्ड लूप कैसे काम करता है। जैसे कि आपने अपने फोन को पिक किया, मतलब उसके बाद क्या होता है, डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो जाता है और आपकी खुशी बढ़ जाती है, पर फिर से डोपामाइन डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, मतलब फोन ने एक तरह से स्टिमुलस का काम किया और फिर ब्रेन में कुछ हार्मोन रिलीज हुए, उसकी वजह से हमें खुशी हुई, बट वो शॉर्ट टर्म की थी। उसके बाद ऑथर समझाते हैं कि हैबिट आर डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप्स। तो हमारी जो हैबिट होती है वो भी इसी तरह काम करेंगी। तो ये साइकिल समझना जरूरी है। एवरी बिहेवियर दैट इज हैबिट फॉर्मिंग, चाहे वो कोई भी बिहेवियर हो, हमारा जंक फूड खाने का हो, ज्यादा वीडियो गेम खेलने का हो, या सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने का हो, उन सब का कारण एक ही है कि उस चीज को करके हमारे माइंड में ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है। प्रीवियस नोशन क्या थे इसको लेके, अभी तक साइंटिस्ट सिर्फ ये समझते थे कि इस वाले हार्मोन से सिर्फ प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, पर आजकल ये कहा जा रहा है कि ये सेंट्रल है हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, यानी माइंड को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। चाहे वो मोटिवेशन की थीम हो या फिर किसी चीज को लर्न करना हो, मेमोरी से रिलेटेड कोई काम हो, या इच्छा से अपने आप को डायरेक्ट करना हो कि मुझे ये काम करना है, तो उस चीज के लिए ये जो हार्मोन है ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आजकल के साइंटिस्ट की रिसर्च बताती है, जबकि जो प्रीवियस नोशन थे वो डोपामाइन को लेके इतने ठीक नहीं थे। तो जो की टेक अवे है वो यहाँ से ये रहेगा कि डोपामाइन इज रिलीज नॉट ओनली व्हेन यू एक्सपीरियंस प्लेजर बट आल्सो व्हेन यू एंटिसिपेट इट। इसका एग्जांपल जैसे गैम्बलिंग का कोई एडिक्ट है तो उसके अंदर डोपामाइन स्पाइक बिफोर द बैट नॉट आफ्टर द विनिंग, मतलब जीतने के बाद नहीं बल्कि बैट लगाते वक्त ही हो जाता है। इसका एग्जांपल और नीचे अगर हम देखें तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे चाइल्ड के केस में क्या होता है कि क्रिसमस मॉर्निंग मतलब जब वो मतलब शाम को सोच रहा होता है कि नेक्स्ट डे क्रिसमस मॉर्निंग पे मुझे इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे, तो वो सोचने की प्रोसेस में वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है। इससे मतलब जितना वो नेक्स्ट डे गिफ्ट देख के खुश होता होगा उतना उससे कहीं ज्यादा खुश वो पहले दिन उसके बारे में सोच के हो जाता है। ऐसे ही जब हम किसी वेकेशन पे जा रहे होते हैं तो उसकी प्लानिंग करते वक्त हम अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं, तब हम ज्यादा उसको प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हैं देन एक्चुअली गोइंग एट दैट प्लेस। तो दो यहाँ से दो मेन बातें जो निकल के आते हैं, एक कॉन्सेप्ट है वांटिंग का, एक है लाइकिंग का। तो वांटिंग क्या है, मतलब डिजायर, उस चीज की इच्छा होना, मतलब वो चीज की इच्छा होना वो है वांटिंग। और लाइकिंग
जो है वो थोड़ा इस तरफ आ जाता है कि मतलब वो चीज, जो चीज होनी चाहिए वो चीज है थोड़ा लाइकिंग, पर जो हमारी इच्छा होती है, जो चंचल मन की इच्छा होती है, वो है वांटिंग, या हम कहें डिजायर। तो ऑथर इसको बताते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, मतलब ऑथर डोपामाइन स्पाइक के बारे में समझाते हैं, जो ये कैसे काम करता है। जैसे 4 स्टेजेस हैबिट फॉर्मेशन की रहती हैं। हमने अभी तक जो किया है वो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट लो किया है, क्यू क्रिएशन का, और आज हम सेकंड कर रहे हैं, क्रेविंग, और फिर हमारा भी थर्ड और फोर्थ लो रहता है। तो इसमें जो सेकंड लो है उसको अट्रैक्टिव बनाने का, उसमें ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं डोपामाइन स्पाइक का। इसमें ऑथर बताते हैं कि कोई भी जैसे ये ग्राफ है, इसके थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि पहली बार जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो डोपामाइन जब रिलीज होता है, जब हमें वो रिवॉर्ड मिल चुका होता है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन फिर लास्ट में स्पाइक आता है। तो ये क्या चीज बता रहा है कि जब रिवॉर्ड मिल गया एंड में, तब हमें वो खुशी होती है। लेकिन बी स्टेज, जब हम उस हैबिट को थोड़े दिन तक कर चुके होते हैं, तो 1-2 दिन बाद ऐसा होता है कि क्यू मिलते ही हमें डोपामाइन रिलीज होने लगता है। तो यहाँ जैसा बी पिक्चर में शो किया हुआ, रिपीटेड हैबिट हमारी होगी, तो वो जो सिक्रेशन का टाइम है वो थोड़ा प्रीपोन हो जाएगा। ऐसे ही फिर जो थर्ड वाला है, उसमें ऑथर क्या बताते हैं कि कई बार हम सोचते हैं, हमने एंटिसिपेट किया तो डोपामाइन रिलीज हुआ, बट कई बार हमें रिवॉर्ड उतना नहीं मिलता है, तो एकदम जो उसका लेवल है वो डाउन चला जाता है। और फिर डिलेड रिवॉर्ड का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब शुरुआत में हमने एंटिसिपेट किया तो मतलब वो थोड़ा लेवल हाई गया, बट उसके बाद रिवॉर्ड नहीं मिला तो फिर वो लो गया, और फिर मिलता है तो एकदम हाई भी जाता है। So sensitivity of dopamine response can be clearly seen when a reward is provided late. तो रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी इतना इम्पोर्टेंट है। अगर लेट रिवॉर्ड आता है तो उसकी वजह से कैसे एकदम हमारा डोपामाइन सिक्रेशन नीचे चला गया था। रिवॉर्ड भी हमारी हैबिट फॉर्मेशन का 4th स्टेप है, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी हम उस टाइम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट द क्यू इज आइडेंटिफाइड एंड डोपामाइन राइजेस एज ए क्रेविंग बिल्ड। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज टेकन। पहले क्यू आती है, उसके बाद एकदम हमें खुशी होती है, फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं, बट कई बार रिवॉर्ड नहीं होता, तो फिर वो नीचे चला जाता है। वो इसी बात को ऑथर दोबारा बता रहे हैं। फिर इसमें ऑथर कहता है कि फाइनली व्हेन द रिवॉर्ड कम अ लिटिल लेटर, पर फिर दोबारा से लेवल क्यों राइज हुआ, जैसा हमने ग्राफ में देखा था, क्योंकि एक तरह से हमारा ब्रेन क्या कह रहा है उस टाइम पे, सी आई न्यू आई वाज राइट, डोंट फॉरगेट टू रिपीट दिस एक्शन नेक्स्ट टाइम। तो जब काफी देर बाद भी रिवॉर्ड नहीं आता और फिर एकदम से आता है, तो ब्रेन खुश हो जाता है कि फाइनली रिवॉर्ड मिल गया, और फिर से हमें एक तरह से मोटिवेट करता है कि ये काम हमें नेक्स्ट टाइम भी करना है। इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड दैट ड्राइव आवर बिहेवियर। तो एक तरह से ये कंक्लूजन ये निकला यहाँ से कि हमारे बिहेवियर को हर टाइम वैसा ही बिहेवियर रिपीट करने के लिए, वही हैबिट रिपीट करने के लिए रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन जो है वो ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें हम समझेंगे कि ब्रेन में उस टाइम पे क्या हो रहा होता है। तो वांटिंग एंड लाइकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि वांटिंग वाली जो भी हमारे ब्रेन में पार्ट है वो सर्कल में है, और लाइकिंग वालों में थोड़ा ब्लैक शेड है। तो वांटिंग वाले पार्ट कितने मेजोरिटी में है, देखने में आ ही रहे होंगे आपको, और लाइकिंग वाले पार्ट उसके हाफ भी नहीं है। तो जिस भी हैबिट को बनाना हम चाह रहे हैं, उसको वांटिंग के लेवल तक लेके आना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे माइंड का एक लार्जर चंक ऐसे हार्मोन्स के, मतलब ऐसे ऑर्गन से भरा हुआ है जो वांटिंग के टाइम पे हार्मोन रिलीज करता है। जैसा यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है नेक्स्ट पेज पे कि रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 100% ऑफ द न्यूक्लियस एक्यूमेन इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग वांटेड। मतलब जब हम वांटिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ब्रेन में, न्यूक्लियस एक्यूमेन करके एक ऑर्गन होता है, तो वो
मतलब 100% एक्टिवेट हो जाता है जब डिजायर होती है, लेकिन लाइकिंग मतलब वो चीज अगर हम वैसे करें ये बता के अपने मन को कि ऐसा हमें करना चाहिए बट हमारी इच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे सिर्फ हमारे ब्रेन का 10% ही वो वाला पार्ट एक्टिवेट होता है। तो इससे क्या समझ आया, जैसा हमने बताया कि ब्रेन एलोकेट सो मच प्रीशियस स्पेस टू द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेविंग एंड डिजायर, provide further evidence of crucial role that these process play। तो ये एक लाइन जो हमें यहाँ से टेक अवे रहेगी हमारी कि डिजायर इज द इंजन दैट ड्राइव अवर बिहेवियर। उसके बाद ऑथर अपने जो मेन एजेंडा है वहां पे हमें लेके जाते हैं कि वी नीड टू मेक अवर हैबिट अट्रैक्टिव बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस दैट मोटिवेट अस टू एक्ट इन द फर्स्ट प्लेस। यानी कि ऑथर यहाँ बता रहे हैं कि उसको अट्रैक्टिव बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम उसको देखेंगे क्यों को तो एक एक्सपेक्टेशन होगी रिवॉर्ड की जो हमें उस काम को उस काम को करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है टेम्पटेशन बंडलिंग। तो अगर इस टर्म को हम सिंपल शब्दों में समझें कि जो भी हमारी टेम्पटेशन है उसके साथ अपनी जो हैबिट हम बनाना चाहते हैं, मतलब जो आइडियली होना चाहिए उसको बंडल कर देना, जैसा यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब कुछ चीज जो मैं करना चाहता हूँ और कुछ चीज जो आइडियली करनी चाहिए, उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया जिससे कि वो हैबिट मेरी लॉन्ग रन में चले। क्योंकि जो चीज मेरी डिजायर होती है करने की वो तो कुछ भी हो मेरे को हमेशा करते ही रहना है, बट जो चीज आइडियली होनी चाहिए वो छूट जाती है। तो अगर दोनों को बंडल कर देंगे, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो वो चीज ज्यादा टाइम तक होगी। जैसा यहाँ नीचे भी बताया हुआ है कि हमने अभी तक कॉन्सेप्ट समझा था हैबिट स्टैकिंग का, और इसके साथ ऑथर ने जोड़ दिया आज टेम्पटेशन बंडलिंग। तो उस टाइम पे हमने जो इक्वेशन समझी थी वो थी आफ्टर आई डू दिस थिंग आई विल डू दिस थिंग। मतलब जो मेरी करंट हैबिट है उसके साथ जो आइडियली होना चाहिए वो उसको मैंने लिंक किया था। और टेम्पटेशन बंडलिंग वाले में जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी। हमने क्या किया कि जो चीज आइडियली होनी चाहिए उसके बाद रिवॉर्डिंग वाला काम भी हम कर रहे हैं कि जो हमारे मन की इच्छा हो रही है वो भी हम काम कर रहे हैं कि आफ्टर दिस आई विल डू दिस व्हाट आई विश। इसको हम और अच्छे से समझेंगे एक्स ग्राफिक से। जैसे कि एक्सरसाइज करने की किसी की इच्छा नहीं होती है, तो जस्ट एक्सरसाइजिंग क्या है, एक तरह से हमारी लाइकिंग वाली बात आ गई है कि हम विश तो करते हैं बट वो करने की डिजायर मन में नहीं होती। और इच्छा किस चीज की होती है, सोशल मीडिया पे या फिर अब कोई अच्छे सॉन्ग्स वगैरह सुनने की इच्छा होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या किया गया कि ट्रेडमिल के साथ जो भी हम गैजेट यूज कर रहे थे उसको इस तरह लिंक कर दिया गया कि वो गैजेट तभी चलेगा जब हम ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे। तो वो क्या होगा, बंडलिंग होगी, मतलब जो आइडियली होना चाहिए और जो हमारे मन की इच्छा है वो दोनों पूरी हो रही है साथ साथ। उसके बाद ये एक छोटा सा ग्राफ हो रहा है नीचे, वो देख लेते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जैसे शुरुआत जब भी कोई चीज मतलब जो आइडियली चीज होनी चाहिए वो हम करते हैं तो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा होती है, मतलब शुरुआत में मेहनत लगती है उसमें। एक्सरसाइज हम एकदम करेंगे तो उसमें शुरुआत में मेहनत लगती है, तो पहले मेहनत की वजह से ग्राफ एकदम नीचे जाता है क्योंकि एकदम तो हमें रिजल्ट दिखते नहीं है, फिर धीरे धीरे वो ग्राफ ऊपर आता है। तो जैसा यहाँ शो किया हुआ है, एक ग्राफ पहले नीचे गया फिर वो ऊपर आया। लेकिन जो बैड बिहेवियर होते हैं उसके केस में क्या होता है कि पहले ग्राफ ऊपर जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म में तो हमें बहुत अच्छा लगता है बट लॉन्ग रन में वो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाता है, यानी लॉन्ग रन में हमें उसका फायदा नहीं होता। बट टेम्पटेशन बंडलिंग से क्या हो रहा है, जैसा नीचे शो किया हुआ है कि हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसकी वजह से हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट के साथ साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यानी दोनों बातों का जो भी बेनिफिट्स है हम दोनों को एक साथ ले पा रहे हैं, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो अब हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। तो आप सबको बताना है कि एक एग्जाम्पल
से हम लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि किसी को अपनी हैबिट बनाने की वो रोज न्यूज रीड करे, बट आइडियली होना ये मतलब किसी की इच्छा है कि वो एक सेकंड दोबारा बताते हैं इसको। इफ यू वांट टू रीड द न्यूज बट यू नीड टू एक्सप्रेस मोर ग्रेटिट्यूड, यानी कि इच्छा तो हमारी होती है कि हम रोज न्यूज पढ़े, यानी कि जो भी आसपास इवेंट हो रहा है उसमें हमारा ध्यान अच्छे से चला जाता है, बट आइडियली होना चाहिए कि हम ग्रेटिट्यूड के लिए टाइम निकालें। तो इसको बंडल कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले हैबिट स्टैकिंग वाला फॉर्मूला यूज होगा, फिर टेम्पटेशन बंडलिंग। हैबिट स्टैकिंग में हमने एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट को जोड़ा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आफ्टर आई गेट माई मॉर्निंग कॉफी आई विल से वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट हैपेंड यस्टरडे। और टेम्पटेशन बंडलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि पहले वो चीज कर रहे हैं और फिर वो काम कर रहे हैं जो हमारे मन की इच्छा थी, यानी पहले हमने ग्रेटिट्यूड शो किया जो आइडियली हम हैबिट बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद में हमने वो वाला काम किया जो हमारे मन की इच्छा थी। अब आप सबको बताना है नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा कि जैसे एक पर्सन की इच्छा है कि वो स्पोर्ट्स देखता रहे, बट उसको ऑफिस के लिए सेल्स कॉल भी करने हैं। तो नीड क्या है उसकी, सेल्स कॉल करना, बट उसकी डिजायर क्या होती है हमेशा करते रहने की कि वो स्पोर्ट्स देखता रहे। तो इन दोनों को वो बंडल कैसे करेगा, आपको जो भी अब तक समझ आया उसके बेसिस पे आप बता सकते। जी प्लीज थोड़ा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एक बार फिर से मेक इट लिटिल मोर क्लियर। हाँ जी, यानी कि एक पर्सन की इच्छा होती है कि वो हमेशा स्पोर्ट्स देखता रहे, स्पोर्ट्स वॉचिंग की उसकी इच्छा होती है, बट उसे अपने बिजनेस के लिए कुछ काम भी करना है, बट वो क्या है, वो नीड वाला पार्ट है और वांट वाला पार्ट है स्पोर्ट्स देखना। तो वो दोनों को बंडल कैसे करें? I will choose such potential clients who are interested in sports. Okay. इंटरेस्टिंग। ये टेम्पटेशन बंडलिंग एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग करते हैं अपनी लाइफ में, जस्ट हमें बस समझना था कि कैसे ये होता है प्रोसेस और कॉन्शियसली करना है इसे। यस अरुण जी। जी एक्चुअली अगर जो एग्जांपल आंचल जी ने बताया उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर बताना है तो ये बोल सकते हैं जो कि वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय लंच आई विल कॉल माय पोटेंशियल क्लाइंट्स, एंड उसके बाद मैं जो भी मेरा मतलब पोटेंशियल क्लाइंट को कॉल करने के बाद जो मेरा स्पोर्ट्स ये है मैं उसको देखूंगा। क्यों आंचल जी, ऐसे भी तो हो सकता है ना, जैसे कि छोटे बच्चों को मम्मी कहती हैं बेटा पहले 2 चैप्टर्स फिनिश कर लो फिर आइसक्रीम मिलेगी। हाँ जी, क्या ये भी हो सकता है? हाँ जी, वैसा ही है कि आफ्टर यू फिनिश 2 चैप्टर्स यू विल गेट 2 चॉकलेट। तो ये तो लाइफ में सब लोग करते ही हैं लेकिन कॉन्शियसली नहीं करते उतना। पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चों को इतना परसेंटेज लेके आओ, उसके बाद आपको साइकिल मिलेगा, बाइक मिलेगा, ये सब। सिस्टर वन मोर थिंग आई फील, इफ आई एम वाचिंग माय फेवरेट स्पोर्ट, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सपोज हमने हमारे फेवरेट प्लेयर ने कोई गोल किया है, तो उसके बाद तुरंत आई कैन हैव सम स्ट्रेटेजीज टू इम्प्लीमेंट कि मैं अपना एक एफर्ट अपने बिजनेस के लिए डालूंगा। आई विल मेक ए फोन कॉल and invite people for buying my stuff or make it more lucrative. Or second time matlab I relate every fun I'm going through from this watching sport, I will dedicate the same momentum of excitement and the dopamine spike for my business purpose. That's what I felt. अंशु जी सर रिवर्स केस बता रहे हैं उसका थोड़ा, लेकिन ये भी अच्छा तरीका है। तो इसमें हम नीड वाला पार्ट पहले कर रहे हैं जो आंचल जी ने बताया है, हाँ जी, जो हम अवॉइड करना चाहते हैं उसे हम पहले कर रहे हैं, बाद में हम अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं। और क्योंकि रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन है तो इसलिए हम वो काम कर भी लेंगे, इसलिए वो काम करने में भी मजा आने लगेगा। कुछ ऐसा?
G. I'll relate today what happened yesterday. My husband had to go to Dehradun to buy some land. So I was so excited. Dopamine started releasing yesterday itself. And I planned so much. I'll go for a walk. I'll go to center. I'll do this. Everything dropped. But dopamine, I went through that time. Like I planned so much. But it was all a big flop show later on because of such circumstances. So I don't know how to put it. What Aanchal ji is telling कि पहले हमें रिवॉर्ड मेहनत करनी है, बाद में रिवॉर्ड लेना है. तो आई डिड मेहनत yesterday बट रिवॉर्ड तो मेरे को मिला नहीं. आंचल जी, कैन यू स्पीक अबाउट इट? मतलब आपने कॉन्सेप्ट को सही समझा है कि एक्सपेक्टेशन के केस, मतलब जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें उस टाइम पे जो डोपामाइन रिलीज होता है वो एक्चुअल इवेंट से ज्यादा होता है. तो ऐसे ही जब हमें जो काम आइडियली करना चाहिए उसको हम बाद में रखते हैं. मतलब अभी जो काम नीडेड है पहले उसको करेंगे और उसका एंटिसिपेट करेंगे. तो उस टाइम पे मतलब ऐसा होता कहते हैं कि ज्यादा रिलीज होता है. बाकी मेरे को भी थोड़ा राहुल सर इसको और अच्छे से बता दें. इसमें अरुण जी काफ़ी ऐसा करते हैं. अरुण जी अगर आप शेयर कर पाए तो, क्योंकि हम लोग साथ ही रहते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये इतने चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे तभी हम लंच करेंगे, राइट? जी जी जी. कुछ शेयर करना चाहते हो अरुण जी अपना एक्सपीरियंस इसमें? 30 सेकेंड्स. एक्चुअली ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, द क्वीन गैम्बिट का. तो बेसिकली उस टाइम में मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम था जो मुझे करना था, बट मन नहीं कर रहा था अंदर से कि वो चीज मतलब उसको करूं. तो पहले मैंने अपने वांट को मतलब ढूंढा कि मैं इसके रिवॉर्ड में मैं अपने आप को क्या दे सकता हूँ. तो जब माइंड में आया कि इसका शायद 3 वाला एपिसोड मेरा बाकी है द क्वीन गैम्बिट का, तब माइंड इंटरेस्टिंग हुआ. तो mind देखने के लिए थोड़ा सा क्रेविंग करने लगा. तब मैं अपने आप को बोला कि अगर मैं ये बुक मतलब ये इंपॉर्टेंट काम को मैं कर लूंगा तब मैं जाके वो वाला जो एपिसोड है वो कंप्लीट करूंगा, और मैं वो कर भी लिया एक्चुअली. राइट, बिकॉज अभी हमारा टाइम कंप्लीट होने वाला है. बाकी जो भी लोग इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप इज अ बिग रिसोर्स फॉर यू, यू कैन यूज इट. जैसे आज मनीष जी ने बहुत अच्छा शेयर किया था अपना अम्ब्रेला वाला एग्जांपल, इसी तरह से शेयर करते रहना है. आंचल जी लास्ट में कुछ 20 सेकंड्स. और मतलब हम साथ साथ सब बुक पढ़ेंगे तो फिर और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमें समझ आएंगे. तो हम ऐसे बंडलिंग कर सकते हैं कि आफ्टर आई विल रीड बुक आई विल लिसन टू द ऑडियो. राइट, ठीक है. बाकी ग्रुप में शेयर करते रहेंगे. और नेक्स्ट कब मिलेंगे आप? थर्सडे या सैटरडे? सैटरडे. ओके.